डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, GDI, क्लास 2। लास्ट क्लास में अपन ने 80A और 80AB सेक्शन की बात की थी, जो अपने को जनरल रूल बताते थे कि डिडक्शन लॉन्ग टर्म 111A शॉर्ट टर्म कैजुअल में से नहीं मिलती, टैक्स दे के पीछा छूटेगा, ये अपन ने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, ये पढ़ा था अपन ने। फिर इसके अलावा अपन ने सेक्शन पढ़ा कुछ डिडक्शन पेमेंट बेसिस है, पैसा खर्चोगे तो मिलेंगी नहीं तो नहीं मिलेंगी। कुछ डिडक्शन ऐसी हैं जिसमें अपन ने सेक्शन 80C की डिस्कशन की, किसको मिलती है, किसी इंडिविजुअल को, HUF को, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल HUF, चाहे वो रेजिडेंट हो, OR वगैरह या NOR या NR, कोई चक्कर नहीं पड़ता, सबको मिलती है। क्या करवाओ, जीवन बीमा। जीवन बीमे में डेट थी अप टू 31 मार्च 2012 तक करवाओ, तो कितना, मैक्सिमम प्रीमियम 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और 1/4/12 से 31 मार्च 13 में 10% प्रीमियम मैक्सिमम पॉलिसी वैल्यू का, और 1/4/13 से ऑनवर्ड उसके बाद क्या रूल हो गया, 15% ऑफ LIP वैल्यू फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन, और उसके फॉर अदर के लिए क्या है, वही 10% है मैक्सिमम ऑफ LIP वैल्यू। अब आपको बीमा करवाने की डेट देखनी है। अगर मान लो अर्जुन एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, अर्जुन एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, मान लो अर्जुन हैंडीकैप्ड है, एक बीमा करवाया, पॉलिसी टेकन ऑन 1 जुलाई 2010, पॉलिसी की LIP की वैल्यू कितनी है, 5, लेकिन एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा है, वो दे रहा है मान लो 1,10,000। फिर एक पॉलिसी और ली, सेकंड पॉलिसी टेकन ऑन, पॉलिसी कब ली गई, सपोज ली गई 1 अगस्त 2012 को, उस पीरियड के बीच में। ये पॉलिसी का प्रीमियम जो है LIP वैल्यू है मान लो 4 लाख, और इसका एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा है, वो हर साल प्रीमियम दे रहा है, सपोज इसका प्रीमियम दे रहा है हर साल वो 70,000, ठीक। थर्ड एक पॉलिसी और ली गई, थर्ड पॉलिसी टेकन, अर्जुन की लाइफ पे जितनी मर्जी पॉलिसी ले लो, 1/4/14 को LIP वैल्यू कितनी है, वो पॉलिसी 6 लाख की है, जिसपे एनुअल प्रीमियम कितना दिया जा रहा है, एनुअल प्रीमियम दिया जा रहा है 1,15,000। ये क्वेश्चन है अपना। आप देखो पॉलिसी लेने की डेट देखो बस। वैसे मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली किसी को कहोगे ना, वो कहेगा यार ये कैसे पॉसिबल है, पॉलिसी 5 लाख की आप हर साल 1/10 दे रहे हो, आज भी दे रहे हो 22-23 में, 12 साल हो गए अब भी दे रहे हो, पॉलिसी कब की क्या होगी खत्म। ये इनकम टैक्स को अपडेट करेंगे, ये पुराना चल रहा है, हटा देना चाहिए 2012 की बातें। 10-11 साल पहले कोई पॉलिसी होगी, 10% भी बढ़ते हो पॉलिसी की वैल्यू का तो खत्म होगी होती, बल्कि पॉलिसी की वैल्यू का 10% बढ़ते हो तो लाख तो बढ़ना ही नहीं पड़ता, अगर लाख की पॉलिसी हो, थोड़े कम ही होते हैं उल्टा। तो चलो ये बुकिश दुनिया है, ये ऐसा एक्ट में लिखा है। तो मुझे LIP प्रीमियम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर अर्जुन को मैंने डिडक्शन देनी है प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर। एक हैंडीकैप्ड आदमी है, हैंडीकैप्ड पर्सन, और करंट ईयर में उसने कितना भरा है, 21-22। प्रीवियस ईयर में उसने पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी नंबर 3 पे 3 पॉलिसी है, कितना प्रीमियम भरा है, वही सेम चल रहा है, 1/10, अगले वाला 70, अगले वाला 1/15।
तो आप बोलो कितनी मिलेगी इस पॉलिसी नंबर 1 पे, कितनी मिलेगी? ATC अलाउड टू अर्जुन, कितनी? क्योंकि वो बीमा कब का है? 31 मार्च से पहले का। कब का है? जुलाई 2010 का। तो कितनी मिलेगी उसे? 20%। 5 लाख का 20% कितनी काम आ सकती है? 1 लाख मैक्सिमम। सही है। एक पॉलिसी नंबर 2 है, कब ली गई है पॉलिसी नंबर 2? 1/8/2012 में, यानी 1 अप्रैल 12 के बाद। तो तब रूल क्या आ गया था? 10% का। उस पॉलिसी का भी प्रीमियम भरा है 21-22 वाले साल में। कितना? पॉलिसी कितने की है? 4 लाख। कितना काम आएगा मैक्सिमम? 10%। हैंडीकैप्ड वाला रूल तो बाद में आया। पॉलिसी नंबर 3 कब ली गई? पॉलिसी नंबर 3 ली गई 1/4/14 को, यानी कि 31 मार्च 13 के बाद। तो इसमें रूल हैंडीकैप्ड आदमी के लिए 15 आ गया, वरना 10 है। ये बंदा हैंडीकैप्ड है, कितनी काम आएगी? बड़े कितने हैं? फालतू 1 15 तो 90। सब मिला के टीसी कितने की मिल सकती है इसको पॉलिसी पे? 230। पर किसी भी हाल में सब मिला के बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चे इंडिया में पढ़ते हो, फुल टाइम कोर्स करते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, 2 बच्चे रेगुलर स्टडी यानी फुल टाइम कोर्स इंडिया में करते हो, बच्चे 3 इंडिया में पढ़ते हैं फुल टाइम, तो 2 की मिलेगी। प्ले स्कूल में पढ़ते हो, 10th तक स्कूल में पढ़ते हो, +1 +2 में, या ग्रेजुएशन करते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। बच्चे मेजर हो मिलेगी? हाँ जी, बच्चे मेजर है पेरेंट्स को मिलेगी? यस। कहीं नहीं लिखा हुआ कि बच्चे माइनर हो ना, बच्चे होने चाहिए पढ़ते। डिडक्शन मिलेगी, कहीं नहीं लिखा बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कोई चक्कर नहीं है। मैरिड अनमैरिड, मान लो कोई बच्चे की जल्दी शादी कर दी, अभी पढ़ रहा है वो, तो भी क्या डिडक्शन मिलेगी? बच्चे मैरिड अनमैरिड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिडक्शन मिलेगी किस पे? ATC के अलावा। आप ना जब भी कोई प्लान लेते हो, कोई एन्युटी प्लान लेते हो, उसमें लिखा होगा ये एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C है, ठीक है। वैसे रफ आइडिया दे दिया, कोई ऐसे एज इट इज रट्टा नहीं, वो पॉलिसी की स्कीम में लिखा होता है। UTI के यूनिट्स खरीदोगे तो वो अप्रूव है कि नहीं, उसकी पॉलिसी की कंडीशंस में, उसकी इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि ये यूलिप हैं, ये UTI के यूलिप वगैरह ये ATC में अप्रूव्ड है, जीवन निधि और ऐसी कुछ स्कीमें। तो वो जीवन सुरक्षा, धन रक्षा प्लान, ये भी ATC में अप्रूव्ड है। पेंशन प्लान वगैरह वो NPS में डालता है, वो भी ATC में अप्रूव्ड है। कई बार एक से ज़्यादा सेक्शन में बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ बेनिफिट मिल गया तो कहीं और नहीं ले पाओगे, तो वो देखना पड़ेगा, दोनों जगह अलाउड है। चलो, ट्यूशन फीस था, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन या परचेज के लिए लोन ले सकते हो, उसका जितना प्रिंसिपल भरोगे उस पे ATC है। हाउस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 31 मार्च 2022, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कंप्लीट हाउस खरीदा फिर मिल जाएगी, या बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो मार्च 22 तक, तो मिलेगी, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले की नहीं। और लोन किससे लिया हो? दोस्त रिश्तेदार से नहीं, किसी बैंक से, किसी फुलट्रॉन, इंडिया बुल्स, ऐसे मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, उनसे लिया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के इक्विटी डिवेंचर में लगा दो, एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल मिलेगी। या हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम में डाल दो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस, लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस देने वाली कंपनियों में लगा दो, ATC मिलेगी। या क्या था इसमें, PPF में डाल दो, किसके नाम? खुद वाइफ बच्चों के नाम। LIC भी खुद वाइफ बच्चे, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर नहीं, बच्चे मैरिड अनमैरिड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसे भी हों। या RPF में कटवाओ, एम्प्लॉय के जितने कटेंगे वो, या RPF में, या SPF सरकारी प्रोविडेंट फंड, URPF में नहीं। NSC 8th इशू है, क्रूड इंटरेस्ट भी उसका डीम्ड इन्वेस्ट माना जाता है, उनमें ATC जितने के खरीदोगे वो, प्लस जितना इंटरेस्ट अक्रूड, एक बार अदर सोर्सेज में जोड़ो, घर नहीं आया तो क्या हुआ, इंटरेस्ट तो लगा ना। बड़े लोग आते हैं, कहता जी मैंने NSC खरीदे थे 2 लाख के, अब मेरे को बढ़ के 2 लाख के बढ़ के इंटरेस्ट लग के 8-9 साल बाद लगभग 3.5 लाख मिल रहे हैं, मान लो 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने पूछा भी तूने पास्ट में इनकम में दिखाया? दिखाई नहीं, गलत है वो। आपको हर साल क्या पूछना चाहिए? अक्रूड इंटरेस्ट। बैंक की FD का भी क्या पूछना चाहिए हर साल आपको? 5 साल की FD है तो अक्रूड
इंटरेस्ट, उस पर अदर सोर्सेज में जोड़ना चाहिए। लेकिन बंदे दिखाते नहीं, दिखा देते, बाद में टीसी लेते रहते, उसकी भूल गए, नहीं ध्यान रहा इन्वेस्ट करके। अब जब 2 के 3.5 मिलेंगे बैंक खातों में आते हैं, कैश का तो खेल ही नहीं है। अब कल को इनकम टैक्स पूछेगा यहाँ कहाँ से आए तो दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, भाई कोई और तरीका नहीं है, अगर तुमने पास में नहीं दिखाया तो भैया ऐसा है 2 के 3.5 मिले, 1.5 लाख एक्स्ट्रा मिला, जोड़ो इनकम में 1.5 लाख। और क्या करें, आज ही जोड़ो फिर, यानी तेरी इंटेंशन तो गलत नहीं, तू सारा आज इनकम में जोड़ ले फिर। वैसे तो कंसेप्ट तो ये हर साल जोड़ो। अब आने वाले टाइम में छिप नहीं पाएगा। आजकल पैन नंबर हर जगह लिंक हो गया है, आधार कार्ड लिंक हो गया है। अब इनकम टैक्स वालों को वैसे ही पता लग रहा है कि इस बंदे के पोस्ट ऑफिस में कितने पैसे जमा है, इसने गाड़ी खरीदी है, इसने शेयर डिवेंचर खरीदे हैं, वहाँ डिटेल ही आने लगी, सारी डिटेल ही आने लगी इनकम टैक्स में। AIS फॉर्म है, एनुअल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, उसके अंदर स्टेटमेंट निकलती है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें डिटेल ही आने लगी। तो छिपाने का कुछ रहना ही नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ उसमें पता होगा। तो आपको रिकॉर्ड बना के चलना पड़ेगा। लेकिन बड़ी दुनिया जैसे गोल्ड में 2 नंबर का लगा लेती है, उसका आज भी कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या पता आने वाले टाइम में ये सरकार कर दे कि ज्वेलरी खरीदनी है इतने से ज़्यादा, तो कैसे खरीदनी होगी, चेक से, कैश अलाउड ही नहीं, लिमिट से ज़्यादा, ऐसे मतलब रूल बना दे, कंडीशन स्ट्रिक्ट कर दे ज्वेलर का, वो भी छिपना बंद हो जाएगा। और सरकार रूल बना दे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलेगा, गाड़ियों में लोग घूमने जाते हैं जगह जगह और पता नहीं हज़ारों का पेट्रोल फूकते हैं, पता लगता ही नहीं, दिखाते ही नहीं। होटल में बिल भी कैसे दे देते हैं कैश, पता लगता ही नहीं, होटल वाला 2 नंबर में बिल काट रहा है या काट ही नहीं रहा। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम हो जाए फास्ट टैग की तरह। अब छिपा लोगे गाड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं, फास्ट टैग से वो पूरा डिटेल निकल आता है। वैसे ही पंप से पेट्रोल भी सरकार कंपलसरी कर दे कार्ड बनाओ, तो वो भी छिपना बंद हो जाए, पेट्रोल डलवाते ही पता लग जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाए सब कुछ, यानी टैक्स की चोरी थोड़ी सी क्या हो जानी है, मुश्किल हो जानी है। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। अब रोड पे जाते हैं, वो लगता है ना टोल टैक्स, शुरू में लोग क्या करते थे, साइड की रोड से निकाल लेते थे, खासकर ड्राइवर वगैरह, उनको पता होता था भी 100 रुपये का ये वो कटना है टोल, यहाँ से निकाल लो। अब आम आदमी नहीं निकालता, कहता गाड़ी टूटेगी, कहीं गड्ढे में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी, रोड से जाओ, क्या 30-40 रुपये का तो पेट्रोल ही एक्स्ट्रा लग जाएगा, आधा लीटर भी कहीं घुमा के जाएंगे। और ये टोल वाले भी बड़े बदमाश होते हैं, टोल कंपनी वाले साइड की अल्टरनेटिव रोड तोड़वा देते हैं, ऐसे ही करते हैं, जहाँ से रोड जा रही हो साइड से तोड़वाई, चलो जी गाड़ियाँ फंसेंगी लोगों की, अपने आप टोल से जाएंगे, टोल भरेंगे। पूरा सारा सिस्टम, पूरा माफिया काम करता है इस सब में। तो मान के चलो कि ये सिस्टम ऐसे हो जाने हैं कि ये जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस, आज भी कई जगह बच्चों की ट्यूशन फीस कैश जारी है ना, बड़ी जगह तो क्या आजकल को कर दिया कैश होएगी नहीं, लेकिन कई जगह अभी भी छोटे शहरों में क्या कैश जारी है। सब कुछ बैंक से कर दोगे तो छिपाना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, कौन सी पेमेंट कहाँ जा रही है। ठीक है, चलो फिलहाल तो चल रही है। तो ये क्या कहता है कि भाई डिडक्शन लेनी है तो इन सब चीजों में मिला जुला के कितनी मिलेगी, 1,50,000। काफी बड़े नाम थे। बस ये ना NPS है, एन्युटी, पेंशन प्लान, ये ATC में अप्रूव्ड है, लिखा है तो मिलेगी ATC। और ATC में ले ली इन चीजों की तो कहीं और नहीं मिलेगी, बात ये है, बस चीज ये है, क्लियर। और FD करवानी है तो कितने साल की करवानी है ATC में, 5 साल, चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, चाहे वो कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में। इस FD पे लोन नहीं लेना, 5 साल से पहले FD टूटती नहीं है, ये टैक्स सेविंग वाली FD होती है। आप जाओ ना सर 5 साल से पहले, ये ब्रेक नहीं होती नहीं, रूल ही नहीं है ऐसा। कौन सा, सब्सक्रिप्शन टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम, नीचे आ रही है CCD में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एक्स्ट्रा करता है, जो 80 CCD में क्लेम नहीं कर रहा, तो उसे क्या ATC में क्लेम कर सकता है, नॉट लेस देन फिक्स पीरियड ऑफ 3 ईयर, विच इन NPS क्या है मैं अभी आगे पढ़ रहा हूँ, 80 CCD आ रहा है, वहाँ 80 CCD ले लोगे जिस अमाउंट पे तो ATC नहीं, यानी या तो ATC ले लो या 80 CCD ले लो, वो आगे आ रहा है, उससे रिलेटेड है। एक ही अमाउंट पे 2 डिडक्शन नहीं। NPS क्या अभी आगे पढ़ रहा हूँ। घर कितने साल नहीं बेचना, ATC ले ली 5,
जीवन बीमा कितने साल नहीं बंद करना, दो बाद बंद कर लो, 2 बाद कोई बंद करता ही नहीं, लॉस बहुत हो जाता है। 1 साल बीमा प्रीमियम भरा 80C ली, अगले साल बीमा प्रीमियम ही नहीं भरा, बंद, तो जो पिछले साल डिडक्शन ली थी वो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स। अदर सोर्सेज की इनकम मान लो, एक स्कीम होती है जैसे NSS, नेशनल सेविंग स्कीम, उसमें डाला 80C ले ली, पर उस स्कीम को कैंसिल कर दिया या उससे पैसे निकाल लिए, तो वो भी जो निकाल ले पैसे क्या हो जाएंगे, अदर सोर्सेज की इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के डिबेंचर इक्विटी में लगाते हो तो उनका भी लॉकआउट पीरियड 3 साल है, उनको उससे पहले निकालना नहीं। FD या सीनियर सिटीजन स्कीम में डालते हो तो 5 साल से पहले वो निकालना नहीं, वरना वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे आओ, 80CCD में आएगी नोटिफाइड पेंशन स्कीम, नोट्स यही लेना। इसके हार्ड जस्ट जाते हुए लेना, या ये लो, आप में से दे दो एक, ये लो, देना एक। चलो, मैंने थोड़ी सी क्विक रिवाइज करवा दी 80C। हालांकि 80C की चीज़ों को भी प्रैक्टिकली दोबारा से फॉलो करने की ज़रूरत है सरकार को, बहुत सी चीज़ें पुरानी चल रही हैं, और ये जो LIC वाला है खासकर 2012 वाला, चलो ये ना प्लान होता है ना, तो उसमें लिखा होता है 80C में अप्रूव्ड है कि नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो सकता है वो 80C में ना हो, तो आपने पढ़ा उसमें देखा 80C में अप्रूव नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कोई भी आम FD 5 साल की करवा लोगे उस पर 80C नहीं है, स्पेशल FD होती है टैक्स वाली। जब आप बैंक में जाओगे ना, सर FD करवानी है, बैंक वाला पूछेगा नॉर्मल वाली करवानी है कि टैक्स सेविंग वाली करवानी है। नॉर्मल वाली पे इंटरेस्ट 6-7% मिलेगा और टैक्स सेविंग वाली पे तो ना बराबर। तो बात वही है, सरकार अगर एक तरफ टैक्स बचा रही है आपका, तो दूसरी तरफ आपका क्या इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ये चीजें। चलो 80CCC पे आना, सेक्शन 80CCC एन्युटी प्लान है वही। एन्युटी प्लान क्या था, एन्युटी प्लान का मीनिंग बताया था, आज आप बीमा कंपनी को पैसे देते रहो और एक एज के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती रहेगी। ये आजकल भारत सरकार के भी प्लान चल रहे हैं। भारत सरकार कहती हम पे विश्वास रखो, बीमा कंपनियों को छोड़ो, हम पे विश्वास रखो, हमें देते रहो, एक एज के बाद जब तक जियोगे हम देते रहेंगे तुम्हें। ये एन्युटी प्लान बहुत अच्छे हैं। आज आपकी इनकम अच्छी है, फ्यूचर का क्या भरोसा, आप इसमें डालते रहो एन्युटी प्लान। एक एज के बाद, रिटायरमेंट एज के अंदर आपकी लाइफ आराम से कटेगी, जब तक जियोगे आपको ये एन्युटी यानी पेंशन प्लान से पैसा पेंशन का मिलता रहेगा। एन्युटी प्लान कह दो या पेंशन प्लान। थोड़े दिन पहले HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस की पेंशन प्लान की ऐड आती थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है, और रिटायर हो गया, सारे इनकम के सोर्स बंद हो गए, बच्चे उनके कहीं थे या नहीं उस ऐड में नहीं दिखाया गया था। तो वो दिखाते हैं, वो वाइफ टेंशन ले रही होती है कि अब अपनी इनकम ख़त्म, अब कैसे आगे चलेंगे। उनको शौक होता है घूमने फिरने का, तो वाइफ कह रही है अब आप घूमने फिरने कैसे जाएंगे, पैसे बंद। तो हस्बैंड, तभी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की ऐड आती है, तो हस्बैंड कहता देख मैंने पहले इंतजाम कर रखा अपने घूमने फिरने का। कहता कैसे, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के पास पेंशन प्लान ले रखा है, यानी हर साल क्या आता रहेगा। जब वो रिटायर हो गया तो वो कह रहा है मैंने पेंशन प्लान पहले ही ले रखा था, क्या वो घूमेंगे फिरेंगे आराम से, पेंशन प्लान से पैसा आएगा, हर साल घूमने जाएंगे। तो ऐसा लोग करते हैं, अच्छा प्लान है ये, करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। तो चलो 80CCC में क्या है, कोई भी एन्युटी या पेंशन प्लान में डाले कोई भी इंडिविजुअल, अलाउड किसको है, अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली। इंडिविजुअल कोई भी हो, OR हो, NOR हो, NR हो, किसी भी तरह के इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ओनली। HUF को नहीं मिलती। HUF में तो परिवार के किसके नाम लोगे, 80C HUF के परिवार के लोगों के नाम बीमा करवाओ और वो सब ठीक है, लेकिन 80CCC पेंशन प्लान किन के नाम है, सिर्फ इंडिविजुअल। कोई भी पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान किसका हो, पेंशन या एन्युटी प्लान किसका हो, ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का,
किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान हो, उसमें हर साल जितना पैसा डालोगे उसकी क्या मिलेगी, 80CCC अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द करंट ईयर। अपना करंट ईयर कौन सा है, 21-22। इन पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान जितना पैसा डालोगे उसकी क्या ले लेना आप, 80CCC ले लेना। आपको जो 80C भी थी तो वहाँ ले लो तो ये नहीं, यहाँ ले लो तो वो नहीं, मतलब दोनों जगह बेनिफिट। मतलब एक ही बात है, क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगा 80C, CCC, CCD1 मिला के 1.5 लाख है। तो आप ये ले लो वो ले लो, एक ही बात है, 1.5 लाख की मिलनी है। ठीक, ये पेंशन प्लान क्या है, ये मर्ज क्यों नहीं कर देते 80C में, ऐसा है किसी टाइम 80C में नहीं था ये पेंशन प्लान, CCC था, और जिनके चल रहे हैं ये तो 20-20 साल चलते हैं। मान लो एक आदमी की आज 35 साल एज है, वो पेंशन प्लान में 20 साल डाल रहा है पैसा 55 की एज तक, जब वो रिटायर हो 55 की एज में आएगा तो बीमा कंपनी पैसा देगी। तो वो प्लान जो पुराने CCC में चल रहे हैं तो उनके लिए आज भी कौन सी मिल रही है, 80CCC। नए वालों को तो मर्जी है C में लो या CCC में ले लो, बात एक ही है। तो CCC में 1.5 लाख तक मिल सकती है मैक्सिमम डिडक्शन, 1.5 लाख। साल में कितना पैसा डाल सकते हो, 1.5 लाख। इंडिविजुअल को मिलती है जितना पैसा LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान में डालेगा, CCC। फेमस स्कीम है LIC की फेमस स्कीम है जीवन निधि, जीवन निधि प्लान है पेंशन प्लान। वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, बस एन्युटी या पेंशन प्लान याद रखना ही काफ़ी है। इंश्योरेंस कंपनी का नाम याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि LIC की फेमस स्कीम का नाम है इसलिए अपन ने दे दिया, बाकी ये कोई नाम में कुछ नहीं पड़ा। कोई भी कंपनी की हो, इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें कितना डालना है, 1.5 लाख। जितना हर साल डालोगे उस पे 80CCC है, ना कि पड़े पड़े पैसे बढ़ रहे हैं, बोनस भी वही इन्वेस्ट हो रहा है, उस पे नहीं। जो पैसा डाल रहे हो वो बढ़ रहा है, बोनस लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, उस पे नहीं। हर साल जितना डालोगे पैसा फ्रेश, उस पे डाला 80,000 तो कितनी मिलेगी, 80। डाला 2 लाख तो कितनी मिलेगी, 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। तो लिखा है क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी, अमाउंट पेड और 150 विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट या बोनस जितना भी खाते में लग रहा है, क्रेडिटेड हो रहा है, उसको ना गिनो। हर साल जो फ्रेश अमाउंट डालोगे उस पे 80CCC। और 80CCC में क्या, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी ये कोई एग्जाम टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ना भरा हो, ये जो प्रीमियम भर रहे हो, या एग्रीकल्चर में से नहीं। वैसे ये बड़ा मुश्किल है, रूल जरूर दे दिया, बंदे के पैसे एक ही अकाउंट है जिसमें खेती वाले भी आ रहे हैं और जो वैसे बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो भी आ रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पैसे जो पे किए गए वो एग्रीकल्चर वाले किए, नहीं होगा तो क्लेम करके पार जाओ, नहीं पता लगता। ये तो तब है जब आपने कैटेगरी अलग अलग बना रखी है, खेती के पैसे अलग खाते में डालते और दूसरे बिजनेस वगैरह के अलग। तो खेती वाले अकाउंट से चेक काट के प्रीमियम दे दिया तो 80CCC नहीं मिलेगी। ये किस इनकम में से पे करनी है, जो टैक्सेबल है उसमें से। नीचे नोट 1 लिखा है, उस पर रूल स्पेसिफाई नहीं है। वैसे उस पर 80C में स्पेसिफाई लिखा नहीं है, CCC में क्लियर कट लिखा है। ये 80C में स्पेसिफाई नहीं है भाई, ऐसे आइडेंटिफाई करो। वैसे इंटेंशन यही होती है कि इंटेंशन ये है कि आप डिडक्शन क्यों ले रहे हो। डिडक्शन इसी ले रहे हो, मैंने ये पैसा कमाया, इस पैसे में से इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे कम बचे, तो सरकार कहती है इस बेचारे ने जो कमाया है टैक्सेबल इनकम, उसी में से इन्वेस्ट करने को हम इसको कहें, तो 80CCC या जो भी डिडक्शन मिले। पर 80C में स्पेसिफिक मेंशन नहीं, CCC में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन है। यानी C आप अज्यूम बेस पे कुछ ना मेंशन हो तो दे देना चाहिए, बट अगर ऐसा स्पेशल हो। वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं लगता। बड़े लोग होंगे जिनकी दोनों कमाइयाँ होती, कोई आइडेंटिटी नहीं है पैसे की, कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनकम टैक्स का भी पैसा अलग रखो। बंदा कैश भी तो कमा सकता है, घर में कैश आए, खेती फसल बेच के भी आए और बिजनेस से भी आए, कैसे अलग करोगे, कहाँ से खर्चा है। ये तो बुकिश दुनिया है, पता लगता ही नहीं। हम लोगों की रिटर्न बढ़ते हैं तो हम पूछते नहीं लॉजिक क्या है, उससे कैसे पूछे भी तूने खेती वाले में से भरा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स फ्री में से भरा है कि टैक्सेबल इनकम में से भरा है, पता ही नहीं लगता ये चीज़ें।
तो नॉर्मली क्या है, ये तो बुकिश है कि अगर खाता ही अलग बना रखा है, उसमें ध्यान से वो अलग से खेती की रख रहा है, बाकी इनकम अलग रख रहा है, ऐसा खेती वाले में से क्या पे कर रहा है वो, कोई इस तरह का पेंशन प्लान, तो 80CCC पे रोक है। सी मेंशन नहीं, CCC में क्लियर कट मेंशन है ये बात। नॉर्मली होता नहीं, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं ये कि ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट करना। देखो CCC में क्लियर लिखा है कि भाई टैक्सेबल में से वो, फिर एक बात, जब वो 55 का 60 का हो जाएगा, अब एज का कोई चक्कर नहीं, ये कंपनी की स्कीम पे है कि कितनी एज में देगी। अब बंदे को बीमा कंपनी के जी तो जो 70 के बाद देंगे, कहता है 70 के बाद कब दोगे, बचूंगा तो ही। एज आजकल एज घटती जा रही है, तो ये तो डिपेंड करता है। अगर कोई 20 साल का लड़का कहे कि मुझे करवाना है जी, ऐसे बहुत बढ़िया कमाता हूँ आज की डेट में ही, तो उसका तो 40 में ही पेंशन लग जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र क्या है 20, और बीमा कंपनी जो है उसकी एज आज 20 है, तो वो 20 साल का प्रीमियम देगी, तो 40 साल में ही वो पेंशन प्लान ले ले। लेकिन बंदे की उम्र 40 साल है और वो कहे जी मुझे 50 में ही पेंशन दे दो, तो थोड़ा सा क्या है, पेंशन कम देंगे वो। देखो वही बात है ना कि अर्ली देखना पड़ेगा कितने साल आप जमा करवाते हो और कितना जमा करवाते हो, पेंशन इस चीज़ पे डिपेंड करती है। वैसे मुझे इस चीज़ में नहीं जाना पेंशन कितनी मिलेगी, कितने जमा कराओगे, ये तो उनकी स्कीम में है, कंपनियों की, सरकार की, इंश्योरेंस कंपनी। मुझे तो इनकम टैक्स की कंसर्न ये है कि जो जमा करवाओगे उस पर TC या CCC, और जो पेंशन आएगी एज, एक एज के बाद, वो क्या है, टैक्सेबल। और बहुत बार होता है, सुनो, राम हर साल 80,000 रुपये पेंशन प्लान में डालता था। सुनो सुनो सुनो, राम हर साल 80,000 पेंशन प्लान में डालता था, कौन सी डिडक्शन लेता गया, CCC 80,000 80,000 80,000। जब रिटायर होगा, रिटायरमेंट एज के बाद जो पेंशन आएगी वो टैक्सेबल होगी ना। 55 साल की एज फिक्स की गई बीमा कंपनी के साथ, बंदे ने 35 साल की एज में डालने शुरू किए, मान लो 20 साल डालने हैं, ये फिक्स नहीं है 20, डिपेंड करता है कितने साल जमा कराओगे, उस हिसाब से वो बीमा कंपनी आपको पैसे देगी। जितने ज़्यादा डालोगे उतने ज़्यादा मिलेंगे, सीधी सी बात है। 1.5 लाख से ज़्यादा तो कोई डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो 80CCC या C में काम नहीं आने। चलो, बाकी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो 20 लाख हर साल डाल लो, लाखों में पेंशन आ जाएगी। मान लो राम डालता था 35 साल की एज में पेंशन प्लान में, कई साल वो 80 क्या लेता रहा, CCC की डिडक्शन। 55 का फिक्स हुई डेट, 55 होने के बाद जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन राम पहले ही मर गया, 55 आई नहीं, 48 की एज में मर गया। अब उसके घर वालों को क्या मिलेंगे, पैसे वापस। ये प्लान बंद हो गया, लेकिन राम ने 35 से लेके 48 की एज में जो जमा करवाए, उसमें से कुछ पैसा बीमा कंपनी दे देगी। तो इनकम टैक्स कहता है उस पैसे पे, क्योंकि राम क्या ले चुका है, हमारा नुकसान कर चुका है, 80CCC ले चुका है। अब उसका रिटायरमेंट पे पेंशन आनी थी तो हमने टैक्स लगाना था, पेंशन आने का नौबत ही नहीं आई, पहले ही मर गया। तो जो पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से काट पीट के, वो उस नॉमिनी को कहो कि तेरे पे क्या है, टैक्सेबल। यानी प्री डिसीज हो गया, जिसके नाम पेंशन प्लान था वो पहले मर गया। जितने भी पैसे बीमा कंपनी से नॉमिनी को आएंगे, परिवार वालों को, वो क्या होंगे, टैक्सेबल। जिंदा है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन आएगी, वो भी क्या है, टैक्सेबल। तो ये क्या कह रहा है कि पेंशन टैक्सेबल है। अगला, असेसी नॉमिनी को अगर पैसा मिलता है बीमा, ये प्लान बंद करने पे या जैसे भी, तो वो क्या है, टैक्सेबल है, वो सारा का सारा टैक्सेबल है। बीच में ही बंद कर दिया प्लान, ये चीज। और नीचे क्लियर कट है, अगर किसी अमाउंट पे 80CCC ले रहे हो तो उसी अमाउंट पे 80C नहीं, 80C नहीं। आजकल 80C में गिनते हैं लोग, पुराने टाइम उसमें स्कीम में लिखा था CCC मिलेगी, तो वो CCC में गिन रहे हैं। बात तो एक ही है, दोनों मिला के भी 1.5 लाख आगे आएगा, इसलिए वो लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलो, 80CCD क्या है, ये भी पेंशन प्लान है, लेकिन ये किसका है, ये भारत सरकार का है। यानी कई बार ना लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बीमा कंपनियों पे डाउट होता है कि आज हम पैसा डाल दें, कल को बीमा कंपनी उस एज के बाद पता लगे फ्लॉप होगी, बंद होगी, फेल होगी, रिस्क रहता ना। बंदा उम्र भर पैसे डालता रहा कि मेच्योरिटी पे लाखों रुपए मिलेंगे, पता लगा मेच्योरिटी से पहले वो कंपनी बंद होगी, इंसॉल्वेंट होगी, डर तो रहता ना। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी डर है तो आप भारत सरकार की किस स्कीम में डाल दो, ये भी भारत सरकार की NPS है, नोटिफाइड
एनपीएस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि तो भारत सरकार का प्लान है, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो आप, इसमें डालो। वैसे ये प्लान बेसिकली आया 2004 के बाद सरकारी आदमी के लिए, लेकिन इसमें अब डाल दिया गया सरकारी क्या प्राइवेट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के काट के डाल सकता है और एम्प्लॉय खुद भी डाल सकता है। अब जो नए एम्प्लॉय लग रहे हैं 2004 के बाद, उनका आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ नहीं है। उनके लिए कौन सी स्कीम है? नोटिफाइड पेंशन स्कीम। बंद कर दी है सरकार ने। ये तो पुराने एम्प्लॉय के चल रहे हैं, एसपीएफ, आरपीएफ और ये सब। नए आदमियों का क्या चल रहा है? ज्यादातर कह रहा हूं नोटिफाइड पेंशन स्कीम। थोड़े आपके कटेंगे, थोड़े क्या डालेगा मालिक, जुड़ के क्या है बढ़ते रहेंगे। जब रिटायर होंगे तो इकट्ठा पैसा मिलेगा। तो इस स्कीम में जो पैसा डालते हो तो 80CCD1 क्या कहता है? इसमें कहता है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जो आपका जमा हुआ है उस पे CCD1 ले सकते हो। कितना? अप टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी डाल सकते हो और अप टू 12% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम डाल सकते हो इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स नौकरी करता ही नहीं, बिजनेस करता है। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं कहीं जॉब करता हूं, क्या मेरी सैलरी का 10% कैसे देखोगे? मैं तो कहीं जॉब ही नहीं करता। तो मेरा आप क्या करोगे? मेरी पांचों हेड की इनकम का टोटल करो, जीटीआई का 20% डाल सकता हूं। जीटीआई मान लो राम कुमार एक बिजनेस करता है, राम कुमार की 7 लाख रुपए जीटीआई है, तो राम कुमार इस नोटिफाइड पेंशन स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितने डाल सकता है? 20%। कितने? 1,40,000। लेकिन जो नौकरी करता है वो कितने डाल सकता है? 10%। सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए इफ वाला है। यहां सैलरी का मतलब सैलरी का 10% करना है, तो ये है बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा? इफ वाला, बस और कोई चीज नहीं है। बेसिक और सैलरी, बेसिक और डीए। मान लो अनिल कुमार की सैलरी बेसिक और डीए 10 लाख है, तो वो कितने डाल सकता है? CCD1 में 1 लाख। अगर उसकी सैलरी 7 लाख है तो कितने डाल सकता है? 70,000। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ना, सैलरी वाले के लिए सिर्फ ये है, और जो सैलरी नहीं, नौकरी नहीं करते उनके लिए है। डालते नहीं हो, कोई नहीं डालता स्कीम में, बेकार स्कीम में है सरकार की। हाँ, सैलरी नौकरी करते हो तो सैलरी का रूल है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है, और इसमें 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी अभी पता लगेगा। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं ना, ये बुकिश दुनिया है। नौकरी करने वाले का बिजनेस होता ही नहीं, सरकारी तो अलाउड ही नहीं, सेमी गवर्नमेंट में भी अलाउड नहीं। कोई CMK का टीचर बिजनेस कर सकता है अपने नाम? JCD का टीचर कर सकता है? कर ही नहीं सकता। 1% भी अलाउड नहीं है, बुकिश दुनिया है। और प्राइवेट वाले दिखा देते हैं नौकरी करता है और साथ में कहता है बिजनेस भी करता हूँ, तो इसीलिए इनकम टैक्स ने वो लॉस सेट ऑफ करना रोक दिया। लॉस उड़ा ले जाते हैं सैलरी में प्राइवेट वाले, दिखा के झूठा बिजनेस। तो नौकरी करते हो तो सैलरी का रूल लगाओ, सैलरी का 10%, क्योंकि फायदा और मिलेगा आपको, और मिलेगा इसमें फायदा अगर नौकरी करते हो तो। अभी बात करूंगा। CCD1 समझ आया? मेरी सैलरी 7 लाख बेसिक प्लस डीए साल की, तो 70,000 डाल सकता हूं। और अगर मैं नौकरी नहीं करता तो जीटीआई का कितना डाल सकता हूं? पांचों हेड का 20% डाल सकता हूं। ये करते ही नहीं, कोई नहीं करता। सरकार स्कीम में अच्छी नहीं है गवर्नमेंट। और ये जो सिक्योरिटी की सेफ्टी की बात है, ये कोई सेफ्टी नहीं आज की डेट में। सरकार ने एनपीएस का पैसा भी क्या है? म्यूचुअल फंडों में लगा दिया है। जब आदमी रिटायर होंगे तभी पता लगेगा म्यूचुअल फंड का हाल क्या हुआ, पता लगे एनपीएस का पैसे डूब गया लोगों का। ये फैक्ट है। परेशान है सरकारी आदमी कि सरकार ने कोरोना में शेयर मार्केट क्यों नहीं डाउन हुई? क्योंकि सरकार ने संभाल रखा था, पैसा सरकार लगाई जा रही थी, और ये एम्प्लॉयज़ का एनपीएस का निकाल के ऐसा। चलो उसमें अपन नहीं जाना, रिस्क है वैसे। सेकंड, 80CCD1B, ये सेक्शन क्या है? ये एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन देता है, एक्स्ट्रा ₹50,000 की डिडक्शन देता है ऑन एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन
ये 50,000 की फालतू डिडक्शन ले लो, जितना अमाउंट दिया उस पे 50,000। यानी ये 50,000 का मतलब क्या है, देखो CCD 1B क्या कहती है, ये डिडक्शन कहती है, मान लो राम की सैलरी जो बेसिक प्लस DA वाला 9 लाख है। राम ने कंट्रीब्यूशन बाय राम, कंट्री इन नेशनल नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसका पुराना नाम अटल पेंशन योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे PM थे तब चली थी। अटल पेंशन योजना भी कहते हैं इसको, वैसे फेमस नाम आजकल नोटिफाइड पेंशन स्कीम है। कंट्रीब्यूशन इन NPS बाय राम, राम ने पैसा डाल दिया मान लो 1,20, तो 80 CCD कितनी ले लेगा राम, CCD 1 9 लाख का 10% कितनी ले लेगा, 90,000। और CCD 1B कितनी ले लेगा, 50 तक ले सकता है मैक्सिमम, लेकिन बचे ही कितने भाई, तू 90 ले चुका है, 1,20 में से 90 की तू क्या ले चुका है, CCD 1, तो कितनी मिलेगी ये, या तू ऐसे कर ले, फायदा इसमें है, तू ऐसे कर ले, तू CCD 1B कितने की गिन ले, पहले ये गिन ले, फायदा है, अभी बताऊंगा इसमें फायदा है। CCD 1B खुद के कंट्रीब्यूशन पे कितनी गिन ले, 50, और 1 कितनी रह जाएगी तेरी, 1,20 में से 50,000 तूने ये वाले गिन लिए, तो ये कितने रह गए, 70,000 की कौन सी ले ले, CCD 1। इसमें फायदा होगा, क्या फायदा होगा अभी बात करूंगा मैं। यानी एम्प्लॉई खुद के कंट्रीब्यूशन पे 50 तक तो कौन सी गिन सकता है, CCD 1B पहले गिन ले, जो फालतू कंट्रीब्यूशन है उसकी क्या गिन ले, CCD 1। यानी एक ही अमाउंट पे तो नहीं दो मिल रही, CCD 1 में जो आ गया उसकी 1B नहीं, 1B में 50,000 गिन लिया तो बचा हुआ ही 1 में गिना जाएगा। ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है, क्योंकि इसका अलग अलग बेनिफिट पड़ेंगे, अभी पढ़ूंगा, समझा। फिर उसके बाद आती है 80 CCD 2। CCD 2 क्या कहता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय, कितना करवा सकता है, ये करवा सकता है मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी का, इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भारत सरकार एम्प्लॉय के अकाउंट में 14 डाल सकती है, और बाकी एम्प्लॉय में कितना, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी अदर एम्प्लॉयर। मान लो राम नौकरी करता है, राम की सैलरी कितनी है, 9 लाख, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 9 लाख का कितना डाल सकता है, मालिक इसके खाते में 14%, मालिक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, 9 लाख का 14% करना, हाँ इतनी इसको 80 CCD 2 मिल जाएगी एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के खाते में डाल रहा है तो एम्प्लॉय को इसकी क्या मिल जाएगी, CCD 2। और अगर ये सरकारी भारत सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का है, या प्राइवेट का एम्प्लॉय है, तो इसका एम्प्लॉयर कितने डाल सकता है, 10%। मैं नहीं नौकरी करता कहीं, मेरे को CCD 2 मिलेगी, मैं तो नहीं करता नौकरी कहीं, CCD 2 मेरे अकाउंट में कौन डालेगा, कोई नहीं डालेगा, खुद ही डालो। यही बात है ना, नौकरी करोगे तो एम्प्लॉयर डालेगा, अपना तो कोई एम्प्लॉयर ही नहीं, अब तो खुद डालो जितने डाल सकते हो। तो इसलिए एक आदमी जो नौकरी करता है उसको तीनों, CCD 1 खुद के कंट्रीब्यूशन पे, CCD 1B खुद के कंट्रीब्यूशन पे, पहले 1B ले लो, कितनी 50, बचे पे क्या ले लो, CCD 1, कितनी मिल सकती है CCD 1, 10% ऑफ सैलरी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं है तो GTI का कितना ले सकते हो, 20%। कौन सी, CCD 1B क्या कहता है, एम्प्लॉय के लिए CCD 1 बनी है, और इंडिविजुअल कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो CCD 1 में जितना ले लिया बाकी पे क्या गिन लो, CCD 1B गिन लो। पर बार बार कह रहा हूं, कोई भी आदमी ये CCD 1B ले सकता है, मैं भी ले सकता हूं 1B, मैं भी ले सकता हूं। मैं मान लो मैं नौकरी नहीं करता कहीं,
मैंने 70,000 रुपये नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में डाल दिया, तो मैं भी 50,000 पहले कौन से गिन लूँ इस 70 में से? CCD 1B के, बाकी 20,000 कहाँ गिन लूँ? CCD 1। इसमें फ़ायदा होगा आपको, अभी बताऊंगा कैसे। और जो CCD 2 है वो मेरे लिए तो है ही नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन वगैरह के लिए, वो तो किसके लिए? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो अपनी पॉकेट से डालेगा एम्प्लॉय के पेंशन प्लान में, NPS में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने डाल सकती है एम्प्लॉय के अकाउंट में? 14। मान लो मैं भारत सरकार का एम्प्लॉय हूँ, 10 लाख मेरी सैलरी है, तो सरकार मेरे अकाउंट में कितना डाल देगी? 160 डालगी, 160। पर मुझे 80 CCD 2 की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम कितनी? 14%, 140। और अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का या प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, 10 लाख मेरी बेसिक प्लस डी है, तो मेरा मैक्सिमम 10%, यानी कि 1 लाख एम्प्लॉयर मेरे पेंशन प्लान, नोटिफाइड पेंशन प्लान में डाल सकता है। तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1 लाख। अब पंगा क्या है, सबसे बड़ा इश्यू क्या? इसको पढ़ने के बाद माइंड में पिक्चर चेंज ही हो जाएगी बिल्कुल। क्या कहता है? 80C प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD 1 तीनों मिला के, तीनों अग्रीगेट कर लो तीनों को, मैक्सिमम कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगी। समझ गए आपको? अच्छा, फिर वो ऐसे ही पढ़ रहे थे CCC और CCD 1, हाँ, मिला के कितनी मिलेगी? 1.5। यानी आप 80C में गिन लो, पेंशन प्लान CCC में है तो वहाँ गिन लो, या नोटिफाइड पेंशन स्कीम है सरकार की, वहाँ गिन लो भाई। CCD 1 कितनी मिलेगी मिला के? मिलनी तो 1.5 लाख ही है, कहीं गिन लो। समझ आया? लेकिन अलग से ये सेक्शन है 80CCE जो सीलिंग बताता है, मैक्सिमम सीलिंग बताता है। वो कहता है जी 80 CCD 1B है ना, CCD 1, वो 50,000 अप टू मैक्सिमम 50 अलग से मिलेगी। और 80 CCD 2 वो कितनी मिलेगी? वो भी अप एनी अमाउंट, वो सीलिंग के अंदर, विद इन सीलिंग ऑफ 80 CCD 2। भाई वो 10% और 14% का जो रूल है, 14% कंट्रीब्यूशन या 10% बाय एम्प्लॉयर, कोई लिमिट के अंदर नहीं है, 1.5 लाख की अलग है। समझ गए क्या कहना चाहता हूं? 80C CCC का पेंशन प्लान, CCD 1 ये जो है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन वाला 10%, या आप कहीं नौकरी नहीं करते तो 20% GTI का, सब मिला के तीनों कितना? 1.5। उसके अलावा ये दो अलग से हैं। कौन से? CCD 1B कितना? 50,000 तक, और CCD 2 जो एम्प्लॉय डालता है आपके अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉयर 14% और बाकी 10, वो अलग से है। समझ गए? मैं 1B क्यों बता रहा था? पहले ले लो, मान लो मैं नौकरी करता हूं, मैं NPS में डालूं तो 1B अलग से ले लो। पता क्यों? 50 पहले 1B गिन लो, क्योंकि 1B अलग से अलाउड होगी। और 1 में गिनोगे पहले 10% और 20% वाले में, वो तो 1.5 लाख के अंदर ही कवर हो जाएगा। मान लो एक राम नाम के आदमी ने जीवन बीमा करवा लिया, ऑर्डिनरी, NSC खरीद लिए, बैंक में FD करवा ली, बच्चों की ट्यूशन फीस, एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल, उसका वही 1,80,000 हो गया, तो कितनी मिलेगी? 1.5। वो नोटिफाइड पेंशन स्कीम में भी डाल रहा है 70,000 रुपये, तो वो क्या गिन ले? पहले 80 CCD 1B गिन ले 50, क्योंकि उसको 50 ये अलग से मिल जाएगी। 20 तो CCD 1 में गिनेगा, वो बेकार जाएगा, क्योंकि वो तो 1.5 लाख की सीलिंग के अंदर ही है। तो पहले आप कौन सी गिनोगे? 1B गिनोगे 50 तक, बाकी 20 बेकार ही समझो, क्योंकि वो तो 80C CCC CCD 1 मिला के 150 है। बंदे को पता नहीं, वो जमा कराता ही चला गया, ट्यूशन फीस भी करा दी उसने, NSC भी खरीद लिए, अक्रूड इंटरेस्ट, एलिजिबल इश्यू, घर के लिए किस्तें भर दी, ठीक है, PPF में डाल दिया, बड़ा कुछ, पेंशन प्लान भी ले लिए CCC वाले, कई सेल्फ एम्प्लॉयड था 20% तक कंट्रीब्यूट कर दिया NPS में, उसे पता नहीं था। बाद में जब पता लगा भाई सब मिला के 1.5 लाख है, कहता अच्छा, मैंने सोचा इंडिविजुअली हर एक का 1.5 लाख गिनोगे, नहीं, मिला के 1.5 लाख है। तो ये डिडक्शन किन के काम आती है? एक आम आदमी के काम आती है जो इन चीज़ों में वैसे भी लगाता है। अंबानी की बात करूं तो आप उसकी टैक्स प्लानिंग करते वक्त उसे कहोगे, वो अगर कह दे, कहता है बेटा बताना मेरी कोई टैक्स प्लानिंग बताओ, कहते आपने पूछा अंकल कितनी इनकम है, वो कहता है जी मेरी 4,000 करोड़ इनकम है,
कोई प्लानिंग करके बताओ। आपने कहा अंकल एटीसी ली है, वो हंस के पागल हो जाएगा, एटीसी मेरे को दोगे क्या? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कम होने से क्या तो टैक्स बच जाएगा। जहाँ पे मान लो 1200 करोड़ का टैक्स बन रहा है, 30,000 रुपये कम होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मान लो। तो वो ये चीज़ काम आती है मीडियम इनकम ग्रुप के। जैसे आम आदमी है वो फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं, यार डेथ ना हो जाए मेरी, परिवार का क्या होगा, ऐसे उसे ये भी चिंता सता रही है। जो आम आदमी है उसके बच्चों की ट्यूशन फीस भी जा रही है, वो इन चीज़ों में 1.5 लाख करवा जाता है, बचा जाता है। कहता है जी इनकम 8 की 6.5 आ जाए तो क्या बुरा है। सुनो, आपकी इनकम 8 लाख है, 1.5 लाख कट जाए तो क्या बुरा है। 1.5 लाख का 20% स्लैब में हो आप, 30,000 का टैक्स बच जाए और फ्यूचर तो सिक्योर करना ही है बंदे ने, जीवन बीमे, ट्यूशन फीस और ये चीज़ें, एलिजिबल इशू, पेंशन प्लान्स में डालते ही आप, तो आप लोगों के लिए बढ़िया जो मीडियम इनकम ग्रुप में आते हैं। जो आदमी करोड़ों में कमाते हैं उनके लिए स्कीम किसी काम की खास नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपिंग जो है 1.5 लाख की है। कितना टैक्स बच जाएगा इससे, ठीक है ना। मीडियम इनकम वाले के लिए तो 30,000 टैक्स बच जाए वो भी क्या बुरा है। वो तो ये भी हिसाब लगता है, कहता नहीं साहब 30 नहीं बचा, ज़्यादा बचा। हमने कहा क्यों? कहता है एजुकेशन सेस भी तो बचा 1200 रुपये का, वो कम हुआ। तो वो तो ये भी हिसाब रखता है, वो तो ये भी हिसाब रखता है कई बार बेचारा, कि इनकम को राउंड करना है। इनकम बन रही है मान लो 7,45,455 रुपये 40 पैसे, कहता राउंड होके 60 रुपये हो जाएंगे, उस पर भी 20% टैक्स, 2 रुपये का टैक्स लगेगा और उस पर एजुकेशन सेस पड़ेगा। कहता इसको भी 1 रुपया कम करके 4 रुपये 55 पैसे कर दूं तो राउंड होके नीचे चला जाएगा। 87 है, 87 की रिबेट पढ़ते हैं, 87 है, तो उसके अंदर तो 5 लाख से ऊपर वाले को मिलती नहीं। जिसकी इनकम 5 लाख से थोड़ी भी ऊपर हो नहीं मिलती, तो लोग खींच तान के 5 लाख के अंदर कर लेते हैं। उनको पता है 5,02,000 ऊपर हो गया, कोई नहीं दान दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो, ताकि क्या है इनकम 5 लाख के अंदर आ जाए, ताकि टैक्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो कैसे कम होगी, लेकिन मार्जिन पे है तो कुछ तरीके हैं। चलो समझ आया। नीचे ये CCD बता दी इसने क्या है। नीचे बॉक्स में क्या कह रहा है, कहता है कि जो अमाउंट इधर CCD में गिन लिया उसी अमाउंट पे कोई और डिडक्शन नहीं, ATC वगैरह नहीं, या ATC में गिन लिया तो उस पर इधर CCD वगैरह नहीं। NPS में कहता है जो कंट्री एम्प्लॉयर कर रहा है वो बिजनेस का खर्चा है उसका। एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय के उसमें भी डालता है पैसे, RPF में, SPF, RPF वगैरह में उसकी भी मिलती है, URPF की नहीं मिलती। पेंशन प्लान में डाल रहा है अपनी जेब से, उसको बिजनेस का खर्चा दिखा सकता है। और नोटिफाइड पेंशन स्कीम से पैसे निकालने नहीं है, रिटायरमेंट से पहले निकाले तो वो क्या है, इफ अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम नोटिफाइड पेंशन स्कीम इन द प्रीवियस ईयर इज यूज फॉर परचेजिंग एन एन्युटी प्लान इन द सेम ईयर इट विल नॉट बी अ टैक्स। ऐसा है, स्कीम से पैसे निकाल लो, गलत बात है। पैसे निकालने पे मैंने आपको बताया था भाई, पार्शियल निकाल लोगे तो 25% माफ होगा और सारे निकाल लोगे 40% माफ होगा, ये मैंने सैलरी के चैप्टर में बताया था। लेकिन अगर मान लो मैंने एक नौकरी छोड़ दी, मैं कोई नौकरी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, NPS प्लान चल रहा है, मैंने वो नौकरी छोड़ दी, पैसा मिलेगा। मैंने कोई और नौकरी ज्वाइन कर दी, वो पेंशन प्लान आगे चल पड़ा, पैसे वापस पेंशन प्लान में लगा दी, या कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते तो कोई एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, पेंशन स्कीम में पैसे डाले, निकाल लिए और इमीडिएटली किसी और पेंशन स्कीम में सारे पैसे लगा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा रखा कहाँ है, वापस इन्वेस्ट तो कर दिया पेंशन प्लान में। और ये सीधी सी बात है, NPS का पैसा सरकार ने जनता से जुटाने के लिए प्लान लाई है। सरकार कहती है पब्लिक से पैसा हमारे हाथों में आ जाए, ये स्कीम लाई इसलिए पेंशन प्लान, ठीक है। चलो, तो कह रहा है पेंशन स्कीम से निकाले, वो निकालने पे क्या होगा वो मैंने आपको बताया, नीचे ब्रीफ में बता भी रहा है। और उसको वापस जमा करवा दे उसी साल तो कोई तकलीफ नहीं है, वरना निकाल के रख लिए तो दिक्कत है। नीचे बता रहा है क्लियर, कहता है 10-12A सेक्शन है जो कहता है NPS स्कीम से एम्प्लॉई ने बंद कर दी स्कीम, ऑप्ट आउट कर गया, 40% माफ। मान लो मैं कहीं नौकरी करता हूं या मैं कहीं पैसे डाल रहा हूं, थोड़े थोड़े मेरा मालिक भी डाल रहा है, मैंने वो नौकरी छोड़ दी या मैं रिटायर हो गया, इकट्ठा पैसा मिला 10 लाख, सारा मेरा और मालिक का कंट्रीब्यूशन 10 लाख में से कितना माफ होगा, 40%। 60% क्या होगा, टैक्सेबल। 4 लाख क्या होगा, माफ। 6 लाख क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन अगर आपने सारे पैसे नहीं निकाले, हाँ डेथ के केस में घर वालों को मिले तो माफ है,
स्कीम बंद क्यों होगी, डेथ होगी एम्प्लॉय की, इस वजह से परिवार वालों को पैसे मिले एनपीएस स्कीम से, तो माफ है। लेकिन अगर आपने पार्शियल निकाले, घर में जरूरत थी, तो आपको इस केस में 25% माफ है। एम्प्लॉय ने निकाले तो 75% क्या होगा, टैक्सेबल, वो भी एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जो डाला था 25% माफ होगा, 75% क्या होगा, टैक्सेबल। एम्प्लॉयड वाला जो निकाला है पैसा अगर निकलता है वो, तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। वैसे निकलता अपने वाला ही होता है, ये प्रैक्टिकल है। आरपीएफ होता है ना, जैसे मालिक डाल रहा है, एसपीएफ आपा भी डाल रहे हैं, जो खुद आप डाल रहे हो ना वो पैसे निकलते होते हैं। तो जो खुद के पैसे निकलेंगे तो वो कितने माफ होंगे, 75% पे क्या लगेगा, टैक्स। लेकिन बंदा नौकरी छोड़ गया, स्कीम बंद कर रहा है, तो पैसे निकालता है, तो टोटल का कितना माफ होगा, 40%, टोटल का 60% टैक्सेबल। पर डेथ की वजह से परिवार निकाल रहा है, माफ। क्लियर, ये बात सैलरी के चैप्टर में ऑलरेडी आ चुकी है, यहां तो रिपीट हुई है ये बात। सीसी की सीलिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं, 80C, ट्रिपल सी, CCD1 मिला के कितनी माफ है, 1.5। लेकिन जो CCD2 और 1B है वो इसके अलावा है, एक्सक्लूडिंग अमाउंट है, 1.5 लाख के अलावा है। तो नीचे बता रहा है सीसी 1.5 लाख मिलेगी, जिसमें सीसी में क्या गया, 80C, ट्रिपल सी, CCD1। बाकी चीजें कितनी मिलेंगी, CCD2 और 1B। ये चीजें मैक्सिमम कितनी अलग से लाओ, फोन कर दूंगा। तो ये चीजें अलग से मिलेंगी। CCD1B कितनी, 50,000, और CCD2 कितनी, जितना मालिक डालेगा। मालिक कितना डाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 14% और एम्प्लॉयर 10। सेल्फ एम्प्लॉयड के कोई डालने से रहा तो वो एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। मैं नौकरी करता हूं तो CCD1, CCD1B और 2 तीनों एप्लीकेबल हैं। मैं नौकरी नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, तो CCD1 20% GTI का और CCD1B 50,000, वो वाले रूल लगेंगे। ठीक है, अगले पेज पे ये उलझा हुआ काम है सारा, समझाने की कोशिश कर रहा है कि TC 1.5 लाख मिलती है, ट्रिपल सी 1.5 लाख मिलती है, CCD1 सैलरी का नौकरी करते हो 10%, नौकरी नहीं करते तो क्या, पांचों ऐड के टोटल GTI का 20%। पर सब मिला के कितनी मिलती है, CC 1.5 लाख मिलती है। CCD1B 50,000 एक्स्ट्रा है और CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14 या 10%, वो कोई लिमिट नहीं, बस 14 और 10% की ही सीलिंग है। ओके, ये ठीक कहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला 20%, वो पढ़ाई था पाने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे तो ये सारी चीजें समझ जाओगे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आधा क्वेश्चन करने से याद हो जाएगा ये सारा क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं, क्या कह रहा है, कह रहा है बेसिक सैलरी लाख रुपए और DA जो है वो 40% सैलरी का मिलता है, लेकिन DA 50% कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी है लाख रुपए, DA कितना मिलता है, लाख का 50% कितना मिलता है, 50। इफ वाला कितना है, 40 मिलता है क्या, 40। इफ वाला कितना है, ये DA इफ वाला कितना है, 50। तो कितना हो गया, यही है ना, DA 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, सैलरी कितनी आ गई उस हिसाब से, हाँ पर मंथ है क्या, ये पर मंथ है तो 12 मंथ से कर लो, करना 12 लाख, ये कितना हो गया 240, और ये हो गया 14,40,000। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है कि मिस्टर ए और उसका एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का 15% पेंशन स्कीम में डाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों डाल रहे हैं, ईच दोनों डाल रहे हैं कितना, 15% सैलरी बेसिक का।
15% बेसिक सैलरी का डाल रहे हैं वो, टोटल सैलरी का नहीं, 15% बेसिक। बेसिक 12 लाख है तो कितना डाल रहे हैं? 180 मालिक डाल रहा है और 180 क्या है? एम्प्लॉय जमा करवा रहा है। ठीक है, कट रहे हैं उसके। अब बोलो कितनी मिलेगी सीसीडी? ऐसा है 80 CCD1 गिननी है तो कितनी गिन लो पहले? खुद के कंट्रीब्यूशन पे 180 गिन लो, लेकिन मैं पहले CCD1 भी गिन लूं, एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे कितनी गिन लूं? एम्प्लॉय का ऑन कंट्रीब्यूशन कितनी गिन लूं? 50। बाकी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसमें? एम्प्लॉय ऑन कंट्रीब्यूशन किसमें? NPS। 180 माइनस 50, 130। 180 गिनना, इधर गिन लो, फिर ये नहीं आएगी, यही है ना, तो पहले ये गिना करो, बेटर है, क्योंकि ये अलग से रह जाती है, 1.5 के अंदर नहीं आती। ओके, उसके बाद CCD2 मालिक ने कितने डाले? सेंट्रल गवर्नमेंट होती 14 डाल सकती थी, यहां इन्होंने कितने डाले हैं? इन्होंने 180 डाले हैं। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एक बार ठहर जाओ, वैसे ही कितना डाल सकते हैं मैक्सिमम? 80 CCD1 कितनी मिल सकती है? 1440 का मैक्सिमम 10% कितनी मिल सकती है? 144। तो हमने इस हिसाब से दिया है कि 144 से ज़्यादा ना मिले। ये 50 इधर गिन लिया, ये 144 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 130 ही है ये। मैक्सिमम कितना ले सकते हो? मैक्सिमम अप टू 144। 80 CCD1 हम तो कितनी ले रहे हैं? हम तो सिर्फ 130 ही ले रहे हैं। ये भी मैक्सिमम कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है क्या? ना, ये कंट्रीब्यूशन तो इतना है, लेकिन मैक्सिमम कितनी अलाउड है? मैक्सिमम अलाउड 10% सैलरी 1440 का, कितनी? 144। मालिक कितना कॉन्ट्री कर सकता है? सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस DF वाला कितने कर सकता है? 144। मालिक ने कर दिए कितने? 110। तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, बताओ। 80 CCE क्या कहता है? 80C, 80CCC, 80 CCD1 कितनी मिल सकती है मैक्सिमम? 1.5। मैक्सिमम 1.5 है, पर तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी तो है ही 130। 130 ले लो, ये रही 80 CCD1 भी ले लो, कितनी? 80 CCD2 ले लो, कितनी? इस तरह से करना। टोटल कितना हो गया ये? टोटल करो। 130, 50, 44, 324। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCE सीलिंग लगाता है, वो रोक लेता है, तो वो रोक नहीं पाएगा अगर आप इस तरह प्लानिंग करो। 50,000 CCD1 भी में गिन लो, बाकी 31 कहाँ गिन लेना? CCD1 में। CCD1 में आपको क्या है? रूल है कितना डाल सकते हो? 10% तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1440 का 10% 144 तक डाल सकते हो। ये तो 130 ही रह गया फिर, और ये रोक नहीं है 50, और ये कितना मर्जी हो 10% हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता तो सैलरी का कितने % हो जाता? मैक्सिमम 14%। समझ आई? तो इस तरह CCE कहती है कि तुम्हें जो मिलेगी डिडक्शन इस तरह से अलाउड है। आप ऐसा भी कर सकते थे, नुकसान होगा पर आपको। एक बंदे ने 144 यहाँ गिन लिए 81 खुद के कंट्रीब्यूशन में से, 144 यहाँ गिन लिए, 36 यहाँ गिन लिए, नुकसान होगा। पर बाई चांस ये वाले में बात वही बन जाएगी, पता क्यों? क्योंकि ये वाली 144 भी काम आ जाएगा कोई, और 80C और CCC है नहीं। 144 ये रह जाएगा 36 से 81 में से 144, ये आ जाएगा 144, और ये कितना रह जाएगा 80 में से 81 में से 36। ये 144 है तो कितना आ जाएगा? ये 324 ही आ जाएगा। दिक्कत पता है कब होती इसमें? अगर 80C CCC भी होती, क्योंकि ये वाली सीलिंग तो 1.5 तक ही रोक लेते। ठीक है ना? चाहे 144 गिन लो, चाहे 31 गिन लो, चॉइस आपकी है, पर बेस्ट है कि आप पहले कौन से गिना करो? CCD1B खुद के कंट्रीब्यूशन में, फिर किसके गिनो? CCD1 वाले। फायदा होगा आपको।
सही है, बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट पे बता रहा है इसी चीज को कि आप कैसे गिन सकते हो, वो प्लानिंग आपको बतानी है। मालिक कितने डाल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रोस टोटल इनकम राम की 590 और एक 10 पीपीएफ में डालता और एक 70, नहीं एक और क्वेश्चन दे रहा है, चलो मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन और है देखना। क्वेश्चन नंबर 3, कोई आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन नंबर 3 में नौकरी नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कहता है जिसकी जीटीआई कितनी है 590, वो नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कितना पीपीएफ में डाल रहा है। पीपीएफ में तो क्या मिलेगी, पीपीएफ में डालने पे तो 80C मिलेगी, कितने डाल रहा है, ₹1,00,000। ओके, फिर वो कह रहा है एनपीएस में डाल रहा है, वो कह रहा है कितने पैसे, ही डिपॉजिटेड पीपीएफ में 170 एंड इन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है वो, कंट्री इन एनपीएस 170, खुद कोई एम्प्लॉय नहीं है किसी का, खुद का कंट्रीब्यूशन। बोलो सीसीडी 1 में कितने गिने, 80 सीसीडी 1B में कितने गिने, 50 तो इधर गिन ले, पहले 50 गिन लेना, 170 में से 50 तो कौन से गिन ले, सीसीडी 1B गिन ले 50, रह गए कितने, 120। क्या 120 इधर गिन पाएगा, ना ना, कितने गिन पाएगा, 20% किसका, 590 का। मैक्सिमम कितने गिन सकता है इधर, 1,00,000, मैक्सिमम 118, 120 भी नहीं गिन सकता। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि 20% जीटीआई से ज्यादा नहीं गिन सकता, तो 590 का 20% 118, ये हो गया। तो 80C बताना कितने की, लाख, 80 सीसीडी 1 कितनी गिन ली उसने, 118, दोनों मिला के 218 हो गए, 2,18,000। तो इसकी 80 सीसीई कितनी मिलेगी, 1.5, सीसीडी 1B कितनी मिल जाएगी, 50, तो इसे टोटल 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। सीसीडी 2 तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस पे। पता लगा 2 लाख कैसे मिल जाएगी, 1B गिन लिया ना पहले, 1B गिन लिया 50, बाकी रह गए जो किसमें गिन लिया 120 सीसीडी 1 में। पर सीसीडी 1 में सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी कितने डाल सकता है, जीटीआई का 20%, 118 गिना, तो 118 और 80C ट्रिपल सी मिला के 218 बनता है, पर कितनी मिलेगी, 1.5। 1B 50,000 अलग से है, सीसीडी 2 का सवाल ही नहीं, ये आदमी नौकरी नहीं करता कहीं। समझ आया, इन एग्जाम्पल से याद रहेगी ये, नहीं तो ये मिक्स हो जाता है सारा। और पढ़ता हूं, चलो एक हटा दूं ये, और पढ़ता हूं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिस्टर ए ने ₹1,00,000 नोटिफाइड पेंशन स्कीम में डाले। मिस्टर ए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ए की सैलरी कितनी है, ए की सैलरी 6 लाख है, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इन एनपीएस, कितने डाल रहा है एनपीएस में, वो एनपीएस में ₹1,00,000 डाल रहा है, ₹1,00,000 डाल रहा है एनपीएस में। कहता है कि 80 सीसीडी बताओ, और कहता है मिस्टर ए ने कंट्री 120 किए, तो क्या होगा। तो पहले तो 120 छोड़ो, पहले बताओ सीसीडी 1 की बजाय पहले मैं कौन सी गिन लूं, सीसीडी 1B, कितने गिन लो, अब रह कितने गए उसके, 50। मैक्सिमम कितना कर सकता है, 80 सीसीडी 1 में एम्प्लॉई है ना वो, तो मैक्सिमम ऑन कंट्रीब्यूशन कितना कर सकता है, 10% ऑफ सैलरी 60, तो उसके बची कितने गए, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के 1,00,000 माइनस 50,000 की, तो वो सीसीडी 1B ले गया, कितनी काम आएगी, 50, तो 50 ये कितने की डिडक्शन मिल जाएगी सीसी में, 80 सीसीई में उसे डिडक्शन मिल जाएगी पूरी 1,00,000। समझ आया। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है तब क्या हो अगर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो, 120, तो 50 ये गिन लिए, ठीक है, 120 में से कितने, 50 काट के कितने बनते हैं ये,
70 नहीं, मैक्सिमम कितने 60, क्योंकि वो 10% के हिसाब से कितने बनते हैं 60, तो बनते तो 70 हैं लेकिन मैक्सिमम मिलेगी कितनी 60। 60 ये 50 ये कितने रुपए की डिडक्शन होगी 1,10,000 रुपए की। समझ आया? अगर एम्प्लॉयर भी लाख रुपए डाल रहा है उसके अकाउंट में, मान लो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का बी पार्ट, यही क्वेश्चन है, मान लो एम्प्लॉयर भी उसके अकाउंट में कितने पैसे डाल रहा है, एम्प्लॉयर डाल रहा है कितने पैसे लाख रुपए, तो कितने डाल सकता है एम्प्लॉयर, किसका एम्प्लॉई है ये पढ़ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयर कितने डाल सकता है 14%, और ये अलग से अलाउड है 14%। 6 लाख का कितना बनता है 84, मालिक भारत सरकार लाख रुपए डाल रही है तो 84,000 की अलग से क्या मिल जाएगी उसे, ATCCD 2 मिल जाएगी। समझ आया? किसी को भी डाउट? बस ये क्वेश्चन थे किसके, ATCCD के, उलझा रखी है काफी भारत सरकार की स्कीम है, और ये बहुत से सरकारी आदमियों के जब रिटर्न भरोगे काम आएगा ये रूल 50,000 वाला अलग से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बताना ATC किस किस चीज पे मिलेगी, CCC CCD किस पे मिलेगी, पढ़ो। PPF किस में काम आएगा, PPF ATC में कितने रुपए 1,10, बंदे की GTI कितनी है, GTI है 8 लाख। चलो फिर कह रहा है ट्यूशन फीस भर रहा है, दिल्ली का एक स्कूल है जहां बच्चा पढ़ता है, तो ट्यूशन फी कितनी भर रहा है स्कूल की 45,000, स्कूल है कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई नहीं। हाउसिंग लोन लिया बैंक से, तो हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल पेमेंट है, कितने रुपए की प्रिंसिपल पेमेंट हुई 25,000। फिर कहता है जी अप्रूव्ड LIC का अप्रूव्ड पेंशन प्लान, अप्रूव्ड पेंशन प्लान कितने रुपए 1,05,000 रुपए। तो आप देखो ये कितना हो गया, 1,80,000, 1,80,000। तो आपको ATC कितने की मिल जाएगी 1.5 लाख ATC। और ये वालों LIC पेंशन प्लान किस में आ गया, ATCCC में, कितनी 1,5,000, एक इंडिविजुअल है ना ये, हाँ, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 2,55,000, लेकिन मैक्सिमम ATCC रोक लेगी, कितनी मिलेगी 1.5। पंगा हो गया ना, CCC और CCD1 मिला के 1.5 लाख होती है। समझ आया ना ये? बोलो अगले वाला बताना, ATC है सिर्फ, URPF में डालने मिलेगी ATC, अनरिकग्नाइज पे नहीं। जीवन बीमा मदर की लाइफ पे नहीं मिलती, नहीं मिलती मदर फादर पे। जीवन बीमा ब्रदर की लाइफ पे नहीं मिलती। वाइफ और अपने नाम बीमा करवाया ज्वाइंट मिल जाएगी, कोई और बंदा नहीं है, अलाउड वाले बंदे हैं, वाइफ बच्चे, यस मिल जाएगी। और वाइफ की लाइफ पॉलिसी पे करवाया मार्च 22 में, पेमेंट कब भरी, बड़ी लेट, मैंने क्या बताया था बीमा कब भरना है 21-22 के अंदर पे हो जाना चाहिए, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 7 पेड बेसिस पे, मतलब जब जिस साल पे होगा उस साल लेना डिडक्शन, क्लियर, अगले साल भरा अगले साल लेना। 7th लाइफ पॉलिसी पे बोलो, 7th में ATC में बताना कितना काम आएगा। जीवन बीमा खुद की लाइफ पे 2011 का है, हाँ जी बोलना, 2011 का है, तो 2011 में तो मैक्सिमम कितनी मिलती थी 20%, 11 का बीमा है, ईयर 2011 का, तो कितनी मिल जाएगी 8, उसने 9 कराए हैं। जीवन बीमा मेजर बेटे की लाइफ पे भरे हैं 1,600 रुपए, तो मेजर सन की LIP हो या माइनर की हो कोई दिक्कत नहीं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। 3rd फिर कहता है जी लाइफ मैरिड डॉटर की लाइफ पे कोई बात नहीं, डॉटर की लाइफ पे मैरिड अनमैरिड कोई फर्क नहीं पड़ता, फादर साहब ने पैसे भरे डिडक्शन ले लेंगे। 4th जीवन बीमा 40,000 वाइफ की लाइफ पे 2016 में लिया, तो भैया वाइफ की LIP है 40,000 का, कितनी मिलेगी 10%, 4 हैंडीकैप्ड होती तो 15 दे देता। चलो फिर कहता है एक्स ने बीमा प्रीमियम भरा, मिसिज एक्स ने हस्बैंड की लाइफ पे अपनी सैलरी में से, तो वाइफ लेगी डिडक्शन जो पेमेंट दे रहा है। तो ये तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मिस्टर एक्स के लिए बात कर रहा हूं।
तो मिस्टर एक्स थोड़ी है, इसकी डिडक्शन कौन लेगी? वाइफ के लिए टीसी है, हस्बैंड के लिए नहीं। 6, प्रीमियम कौन देती है? वाइफ अपनी इनकम से देती, तो वाइफ को डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट 8, 7th पॉइंट क्या? 6 आरपीएफ में डाला, मिलेगी? आरपीएफ कितने मिलेगी? खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। 7 पीपीएफ में डाला, कितनी? 24,000 मिलेगी। फिर कहता अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी का नहीं, एक रह गया 8 पॉइंट, कौन सा रह गया? ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ वाइफ बच्चे मिल जाएगी, इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अलाउड नहीं है। एक भी मदर या फादर ब्रदर आ जाता तो सारे इनकार हो जाते, इसलिए। चलो 9 कह रहा है एनएससी खरीदे, एनएससी परचेज 8th इशू, नंबर है इसका 8th इशू, मिलेगी 2000। आगे चलो, कहता क्रूड इंटरेस्ट एक बार तो ये अदर सोर्स में जाएगा, दूसरी बार एटीसी मिलेगी क्योंकि घर नहीं आए पैसे। डीम टू भी क्या है? री इन्वेस्टेड। 11 एटीसी देख रहा हूं मैं 11 में। कहता क्या? डिपॉजिट किया होम लोन अकाउंट स्कीम, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम में डाला, कितनी मिल जाएगी? 12। कहता कंट्रीब्यूशन यूलिप खरीद लिए, कब के हैं यूलिप? यूलिप प्लान का नंबर ईयर है, कब से चले हैं, बड़े पुराने चल रहे हैं। 3rd लोन एलआईसी से लिया, 25,000 भरा, 2016 में परचेज किया था डीडीए का फ्लैट खुद के रहने के लिए, तो क्या हो गया? किस्तें भर रहा है ना आज, लोन पेड। और ये कोई दोस्त रिश्तेदार का नहीं, ये किसका लोन है? एलआईसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्यूशन फीस 3 बच्चों की। अब बच्चे कहां पढ़ते हैं? बोला नहीं, मानो किसी रेगुलर स्टडी करते हैं। 2 बच्चों की कितनी? 15,000 काम आएगा बस। सब्सक्रिप्शन इलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल क्या था? ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं। 125 सब जोड़ना कितने बन गए टोटल? मैक्सिमम कितनी मिलेगी एटीसी? 1.5 लाख से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। समझ आया? एटीसी में ऐसा कोई स्पेसिफिक रोक नहीं है, कहां से खर्चा करो तो आप एज्यूम बेस पे डिडक्शन दे देना। लेकिन ट्रिपल सी में क्लियर कट मेंशन है कि कहां से पेमेंट देनी है आपने, वो पेमेंट टैक्सेबल इनकम से देनी है, वहां पे क्लियर कट स्पेसिफाई है। जो पे कर रहा है, जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है, डिडक्शन उसको मिलती है, पर वो प्रीमियम अपना, वाइफ, बच्चे के नाम के अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। अगर बीच में मदर भी है फैमिली ग्रुप इंश्योरेंस में, तो डिडक्शन सारे की मनाही हो जाएगी। इसी ग्रुप इंश्योरेंस करवाओ ना करवाओ, तो अपना वाइफ बच्चे का ग्रुप होना चाहिए, ब्रदर सिस्टर वगैरह बीच में ना हो। नेक्स्ट पे वे कहता है सीसीडी सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज को मिलती है, गलत है। ये तो नौकरी प्राइवेट वालों को भी मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलती है, ठीक है ना, ये चीज है। तो अगला भी एटीसी का आराम से पढ़ लोगे। 11th पढ़ना, 11th क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना, 11 अच्छा है। क्या? एनएससी में पैसा डाला, किस में काम आएगा? एटीसी। मिस्टर अनिल कुमार है, एनएससी में 60,000 रुपये डाल रहा है, तो एटीसी अपने नाम लेने होते हैं। एनएससी लाइफ इंश्योरेंस भर रहा है, अब क्या पता कितने की पॉलिसी है, पूरे पे दे दो। पीपीएफ में डाल रहा है, खुद वाइफ बच्चे के नाम डालने होते हैं, तो अब सही डाले होंगे। आईसीआईसीआई का पेंशन प्लान किस में काम आएगा? इधर गिन लाऊं, वैसे उस प्लान में ही लिखा होता है, पर कहीं मर्जी गिन लो, इधर भी गिन लो, आना तो 1.5 में ही है, 15,000। आगे चलो, कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में अपनी सैलरी का 10%, कहां गिन लूं? ये 1B में गिन लूं। ऑन कंट्रीब्यूशन किसमें? 25,000 कहां गिन लो? 1B, क्योंकि 80 सीसीडी 1 में गिनोगे वो तो 1.5 में कवर हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो कहां गिन लो? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना? हाँ जी बोलो। ये जोड़ना कितना हो गया? 1 20 और ये 15,
तो दोनों मिला के ये टोटल करना कितना हो गया 135। तो कोई रोक नहीं है, ATCCE कितनी ले लो आप 135 और ATCCD1 भी ले लो कितनी 25। अगर आपने 25 CCD1 में गिन लिया ना तो ये 25 भी इधर 135 में जुड़ के 61 हो जाएगा, तो 1.5 लाख तक रोक लगा लेंगे, इसलिए 1 भी गिन लो ज़्यादा बेटर है। और CCD2 कितनी गिन लो 25। तो ATCCE सीलिंग कितना बनाती है मैक्सिमम सीलिंग CC कितना हो जाएगा 185 की डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट, बोलो कर लोगे। उसके बाद डिडक्शन बदलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस पे आ जाओगे। यहां तक पढ़ लोगे।